रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है। आगे की प्रोबेबिलिटी में खास किस्म का कॉन्सेप्ट रैंडम वेरिएबल इस्तेमाल में आने वाला है, तो इस खास किस्म के कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे कि रैंडम वेरिएबल है क्या, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी बात है। मैथमेटिशियन लोगों ने कहा कि जो एक्सपेरिमेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल एक एक्सपेरिमेंट मैं ले रहा हूं, अ डाइस इज रोल्ड वंस, अ डाइस इज रोल्ड वंस। मैथमेटिशियन लोगों ने कहा कि जो इसके आउटकम हैं, इस डाइस को रोल किया तो जो इसके आउटकम है, वो आउटकम है मेरे 1 2 3 4 5 6। तो मैथमेटिशियन लोगों ने कहा या तो यूं कह लो कि इसके 6 आउटकम हैं, या यूं कह लो कि इसका एक आउटकम है x और उसकी 6 वैल्यू हैं। बात तो एक ही है। मैथमेटिशियन लोगों ने कहा कि एक डाइस को जब हम रोल कर रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंट के 6 संभव आउटकम हैं, ऐसा बोल दीजिए, या बोल दीजिए कि इसका आउटकम एक वेरिएबल है और उस वेरिएबल की 6 वैल्यू संभव है, आइदर 1 2 3 4 5 और 6। बातें दोनों सेम हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि देखो आउटकम होता तो वेरिएबल ही है, और वो वेरिएबल रैंडम भी होता है, ये आप पहले बता चुके हो। आउटकम को एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर दिया मैथमेटिशियन लोगों ने, और कहा वो वेरिएबल एक खास किस्म के नाम से जाना जाएगा, रैंडम वेरिएबल के नाम से वो जाना जाएगा। तो रैंडम वेरिएबल क्या है? रैंडम वेरिएबल एक वेरिएबल है जो रिप्रेजेंट करता है किसी एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स को, और वो जो वेरिएबल है उसकी वैल्यूज डिस्क्रीट हो सकती हैं, क्योंकि सैंपल स्पेस डिस्क्रीट हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस भी हो सकती हैं, क्योंकि मैंने आपको समझाया कि सैंपल स्पेस कॉन्टिन्यूअस भी होते हैं। समझ आ रही बात आपको? तो यहां पे x की वैल्यू मेरी 1, x की वैल्यू मेरी देखो यहां पे 2 संभव है, x की वैल्यू मेरी 3 संभव है, x की वैल्यू 4 संभव है, x की वैल्यू 5 संभव है, x की वैल्यू 6 यहां पे संभव है। बात समझ आ रही है आपको? तो डेफिनेशन क्या लिखे रैंडम वेरिएबल की? रैंडम वेरिएबल को जनरली कैपिटल एक्स से डिनोट किया जाता है। प्रोबेबिलिटी में शुरुआत से ऐसा चलन है कि रैंडम वेरिएबल को एक्स से डिनोट किया जाता है, और एक्स में भी कैपिटल एक्स का ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है। स्मॉल एक्स से भी कर सकते हो करना चाहो तो, ऐसे तो WP से भी कर सकते हो, लेकिन एक वो होता ना एक चलन जो चल पड़ा तो चल पड़ा, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं अ वेरिएबल which denotes all the outcomes of the random experiment is known as a random variable. All the outcomes of a random experiment is known as a random variable. रैंडम वेरिएबल पता चल गया अपने को। दूसरी बात अपने को ये पता चल गई कि रैंडम वेरिएबल इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल एक्स। रैंडम वेरिएबल इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल एक्स या फिर एक्स आई, है ना। स्मॉल एक्स आई भी लिख देते हैं, कैपिटल एक्स आई भी लिख देते हैं, है ना। एक्स आई का क्या मीनिंग है अभी बताते हैं अपने को, या तो एक्स या फिर एक्स आई, ठीक है। यूं भी लिख सकते हो आप, है ना। एक्स की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, ठीक है। तो इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं कि जी रैंडम वेरिएबल जो है मेरा है ना, रैंडम वेरिएबल मेरा x है, ठीक है। रैंडम वेरिएबल मेरा एक्स आई है ना। तो x1 बोले तो पहला आउटकम,
x1 कितना है 1, x2 दूसरा आउटकम, x3 मेरा थर्ड आउटकम दैट इज 3, डाइस को रोल कर रहे हैं तो x4 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पे x5 और x6, x5 x6, तो xi में i की वैल्यू पुट करते करते हर आउटकम के करस्पॉन्डिंग एक नोटेशन बना दिया, ठीक है। तो आप xi को रैंडम वेरिएबल मान के रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर आप कैपिटल एक्स की वैल्यूज बोल सकते हो। कैपिटल एक्स की वैल्यूज हैं जी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहां देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि इनकी प्रोबेबिलिटीज भी अगर निकाले जाएं, अगर मैं ये तो चलो एक्स आई की वैल्यूज हो गई है ना, अगर मैं प्रोबेबिलिटीज की बात करूं, प्रोबेबिलिटीज ऑफ एक्स आई, तो 1 की प्रोबेबिलिटी 1 के होने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 के होने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 की 1/6, 4 की 1/6, 5 की 1/6 और 6 की अकरेंस की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, ठीक है। तो 1 प्रोबेबिलिटी जो होती है वो रैंडम वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग जितनी वैल्यूज होती है उन सबको डिस्ट्रीब्यूट की जाती है 1 प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो अगर आप समेशन करो सारी वैल्यूज पी एक्स को, तो आंसर मेरा कितना आएगा 1 आएगा। तो सिग्मा पी एक्स मेरा 1 होता है, ठीक है। सिग्मा पी एक्स 1 लिख लो या सिग्मा पी एक्स आई 1 लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। ये फॉर्मूला है जो बहुत बार क्वेश्चन सॉल्विंग में इस्तेमाल में आता है, अपने को पता होना चाहिए, है ना। ये फॉर्मूला बहुत बार क्वेश्चन सॉल्विंग में इस्तेमाल में आता है, ठीक है। तो ये डायग्राम जो है मैं इसको और थोड़ा अच्छे तरीके से बना दे रहा हूं, ठीक है। वापस कि जी बात एकदम साफ है कि रैंडम वेरिएबल x हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी को px से डिनोट करते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज डिनोटेड बाय px, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज डिनोटेड बाय, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज डिनोटेड बाय px, x की प्रोबेबिलिटी को px से करते हैं अपन डिनोट। x की वैल्यू 1 होगी तो 1 की अकरेंस की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी, x की वैल्यू 2 होगी तो 2 की अकरेंस की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी, x की वैल्यू 3 तो 3 की अकरेंस की प्रोबेबिलिटी भी 1/6, x की वैल्यू 4, 4 की अकरेंस की प्रोबेबिलिटी 1/6 है ना, सबकी 1/6 है ना, 3 की भी 1/6, 4 की 1/6, 5 की अकरेंस की 1/6, 6 की अकरेंस की भी 1/6, 6 की अकरेंस की प्रोबेबिलिटी भी 1/6। तो यहां पे मैंने कॉलम बना दिए x और px के, ठीक है। x का जो कॉलम बना है इनको जोड़ के कुछ नहीं मिलना, है ना। ये तो राम श्याम घनश्याम और कुछ भी हो सकते हैं, तो लाल पीले काले किंग हार्ट कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो इनको जोड़ना सेंसलेस है, इन प्रोबेबिलिटीज को जोड़ना तो मीनिंगफुल है। इन सारी प्रोबेबिलिटीज को जोड़ोगे तो मेरे को 1 मिल जाएगा। समेशन ऑफ पी एक्स, इस कॉलम की सारी वैल्यूज का जोड़ मेरे को 1 मिलता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। रैंडम वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा मेरे को लगता है ना। बहुत सिंपलिसिटी के साथ मैंने बताया है। जब हम प्रोबेबिलिटी को सीख लेंगे उसके बाद जब हायर मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी की चर्चा करेंगे तो वहां पे यहीं से चालू होती प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल से, ठीक है। एक अच्छे कॉलेज में चले जाओगे और मैथ्स में आप प्रोबेबिलिटी सीखोगे वापस जाकर के, या स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी सीख लो या फिर क्लासिकल प्रोबेबिलिटी और आगे सीखोगे, तो सारी कहानी रैंडम वेरिएबल के थ्रू होके जाती है। तो रैंडम वेरिएबल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जैसे अलजेब्रा पढ़ते हैं अपन, तो एक्स और वाई के बिना अलजेब्रा थोड़ी पढ़ सकते हो आप। आगे की प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल की गाथा को ना समझते हुए नहीं पढ़ी जा सकती, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। एक बात बताओ, जब अपन लूडो खेलते हैं तो लूडो का जो गेम होता है उसमें वो फिर आगे चलता है ना, वो आपकी जो गोटी है वो आगे चलती है।
तो ऐसा बोलते हैं तो 1 पे निकलेगी या 6 पे निकलेगी, ऐसा कुछ रूल होता है शायद, जितना मैं समझता हूँ, है ना? होता है कि नहीं होता? तो आपने ऑब्जर्व किया कभी तो निकल के नहीं देती वो, किसमें थोड़ी गड़बड़ चल रही हो तो निकल के नहीं देती, है ना? एक तो ये ऑब्जर्व किया होगा आपने। दूसरा ऑब्जर्व आपने ये किया होगा कि जब आखिरी में जीतने की बारी आती है उस समय अगर 1 चाहिए रुला देता है पूरा एकदम। नोटिस किया आपने? तीसरी चीज पता नहीं आपने नोटिस की है कि नहीं की, कभी करना नोटिस, जब आपको लास्ट में 1 चाहिए और रुलाने वाली हालत हो जाती है तो सबसे ज्यादा बार पता है क्या आएगा? काफी आता है वो भी। ओवरऑल अगर आपने नोटिस किया हो इस गेम में, अगर आपने लगातार 10 दिन आपको कोई बोले लूडो का जम के गेम खेलो आप, है ना, मैं कंप्यूटर वाला लूडो की नहीं कह रहा, है ना, वो तो क्या पता प्रोग्राम कर रखा हो कि, है ना, मैं कह रहा हूँ कि नॉर्मल, ठीक है, आप बैठ के उछालते रहो, ठीक है, आपने 10 दिन तक खूब उछाले, उछालने के बाद 10वें दिन आपके माइंड में कौन सा नंबर ज्यादा घूम रहा होगा? जो ज्यादा बार आया हो, आई मीन मेरा कहने का मतलब ज्यादा बार क्या आता है, 3 4 मेरे को लगता है बहुत बार आता है ना? 6 और 1 जो एंड वाले जो नंबर्स हैं ये थोड़े कम बार आते हैं, ऐसा आपने प्रैक्टिकली महसूस किया है क्या? कुछ महसूस ही नहीं करते अपन तो, ऐसा नहीं है? इमोशनली डेड, ऐसा तो नहीं है? आप कितने लोग सहमत हैं कि 3 और 4 ज्यादा आते हैं? आप सहमत हो तो ही बताना। सहमत नहीं है बाकी तो लूडो नहीं खेलते, फिर बाकी खेलते हो? 3 4 काफी बार आते हैं, स्टेटमेंट में मेरी वापस कह रहा हूं कि 3 4 काफी बार आते हैं और 2 5 भी बहुत बार आते हैं, और फिर 1 6 थोड़े ज्यादा रुलाते हैं। इस स्टेटमेंट से कितने लोग सहमत हैं? सहमत तो काफी लोग सहमत है ना इससे तो, मतलब अच्छा अब मैं अपनी स्टेटमेंट को थोड़ा पलट रहा हूं। अब मैं कह रहा हूं कि 10 दिन लगातार लूडो खेला और लूडो खेलने के बाद मैं ये फीलिंग लेके उठा कि अरे बहुत 10 दिन खूब 6 आए, खूब 1 आया, खूब 6 खूब 1 आया, ऐसी फीलिंग लेके उठूं मैं, इसकी संभावना है क्या? कम है ना, बहुत कम संभावना है ना, है कि नहीं है? कम है ना? हाँ कम है, सहमत हो इस बात से? कम है। मैथमेटिशियन लोगों ने कई साल प्रोबेबिलिटी पढ़ने के बाद, जुआरियों को बहुत प्रोबेबिलिटी सिखाने के बाद उन्होंने एक बात सोचनी चालू करी। उन्होंने कहा कि प्रोबेबिलिटी अलग बात है, एक्चुअल में होना एक अलग बात है। हमारे कानून को कोई पढ़ ले, पूरे देश के कानून को पढ़ ले कोई मैथमेटिशियन, तो कानून पढ़ने के बाद कहेगा कि मर्डर हो जाए इस देश में प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ये तो बहुत रिच कल्चर वाला देश रहा है। हिस्ट्री पढ़ ले कोई मैथमेटिशियन, और हिस्ट्री पढ़ने के बाद और फिर मान लो पूरे कानून पढ़ ले तो देखेंगे क्या मस्त एकदम लोकतंत्र बनाया हुआ है, मर्डर होने की संभावनाएं तो बहुत कम है। अब उसके बाद वो डेटा पे चला जाए और डेटा में भी यूपी में चला जाए तो उसको सारा मैथ्स फेल, सारा मैथ्स फेल हो जाएगा, हो जाएगा। न्यूयॉर्क में एक गली है, एक जगह है, तो वहां पे माफिया लोग जो है वो अपना चलता रहता, तीसरे दिन मर्डर होता है वहां पे। को मैथमेटिशियन डेटा लेके बैठे, पूरे लॉ एंड ऑर्डर को देखे और पूरा एकदम वहां के कल्चर को, सिस्टम को समझे, तो बोला रे संभावना ही नहीं है जी, प्रोबेबिलिटी कहती है, मगर प्रोबेबिलिटी ये तो कहती थोड़ी संभावना तो है, उस थोड़ी में ही खेल हो जाता सारा। तो मैथमेटिशियन लोगों ने कहा कि एक टर्म मिसिंग है प्रोबेबिलिटी के अंदर। प्रोबेबिलिटी बताती बहुत कुछ है लेकिन जानती तो कुछ भी नहीं। बताना और सच में होने में तो बहुत फर्क है जी। प्रोबेबिलिटी कहती है कि जी आज रोहतक में क्राइम होने की संभावना 0.03% हो, पता चला बाईपास पे गोली मार के चला गया कोई किसी को आज ही। तो मैथमेटिशियन ने कहा कि ये ठीक है अपनी जगह पे, मगर प्रोबेबिलिटी ठीक है, संभावनाएं ठीक हैं, लेकिन संभावनाओं के बाद एक टर्म मिसिंग है शायद, जो बताए कि कांड होगा कि नहीं होगा। तो उन्होंने एक शब्द इजाद की और उसका नाम रखा एक्सपेक्टेशन। उन्होंने एक शब्द इजाद किया और उसका नाम रखा एक्सपेक्टेशन, और उन्होंने कहा कि प्रोबेबिलिटी की समझ डेवलप कीजिए, साथ में साथ के साथ एक्सपेक्टेशन की समझ भी डेवलप कीजिए। अगर प्रोबेबिलिटी के साथ साथ एक्सपेक्टेशन की समझ अपनी डेवलप हो जाती है तो हम
कोई कांड होगा कि नहीं होगा, ये प्रोबेबिलिटी के साथ साथ एक तुजुर्बा भी उसके अंदर डाल सकते हैं कि हाँ यार भाई बच के रहो, देखो इस जगह से तो ठीक है ना। उन्होंने कहा कि डेटा स्टडी के साथ साथ जो आउटकम्स हैं, जो एक्चुअल जो आउटकम्स हिस्ट्री में हुए हैं या होने की संभावनाएं हैं, उन आउटकम्स का एक एवरेज लेकर के एक एक्सपेक्टेशन बनाते हैं। जैसे कि प्रोबेबिलिटी कहती है कि डाइस पे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 आने की बराबर बराबर संभावनाएं हैं। ध्यान से सुनना, वापस से चित्र बना दिया मैंने, एक्स पी एक्स लिख दिया, एक्स की वैल्यूज है मेरी 1 2 3 4 5 6 है ना, सबकी प्रोबेबिलिटीज मेरी क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, तो मैथमेटिशियन लोगों ने कहा कि ये जो मेरे आउटकम्स है ना, आउटकम्स की, हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी तो जान ही चुके हैं, अब कौन सा आउटकम के आने की संभावना ज्यादा है। प्रोबेबिलिटी कहती है बराबर बराबर संभावना है, मैथमेटिशियन लोगों ने कहा कि वो ठीक है, मगर ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकल बात को डाल दिया बीच में, आप समझ रहे हो। उन्होंने कहा कि 1 2 3 4 5 6 के आने की प्रोबेबिलिटीज बराबर है, मगर 600 बार एक लूडो को उछाला जाए तो 100 बार तो 1 नहीं आता, 100 बार तो 2 नहीं आता। प्रोबेबिलिटी कहती है आ जाए, इसकी संभावना है कि 100 बार आ जाएगा 1, मगर मैथमेटिशियन ने कहा कि वो मगर लगा के कहा कि लिखना था तो नहीं, उस मगर को सोल्व करने चले थे वो, कि देखो कहती तो है आना चाहिए, मगर आता तो नहीं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ही है आखिर। तो एक्सपेक्टेशन उन्होंने इन आउटकम्स का एक एवरेज डिफाइन कर दिया, एवरेज ऑफ द आउटकम्स। उन्होंने कहा जितने भी आउटकम्स हमारे आ रहे हैं सबका एवरेज लेना चालू कर दो, क्योंकि चीजें एवरेज के अराउंड घूमती हैं। उन्होंने इस बात को अज्यूम करके ये टर्म बनाई है एक्सपेक्टेशन। तो यहां पे ये भी नहीं समझना आपने को कि एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला यही क्यों बनाया, क्योंकि उन्होंने ऐसा ऐसा देखा आसपास की चीजों को देख करके कि चीजें अपनी एवरेज के अराउंड घूमती हैं। जैसे आपके नंबर, आपके पूरे लाइफ के नंबर अगर मैं निकाल लूं, नंबर मतलब मार्क्स जो टेस्ट में आपने स्कोर किए, उन सबका एवरेज ले लूं, तो उस एवरेज के आसपास डेंसिटी आपके नंबर्स की ज्यादा मिलेगी, आपके मार्क्स की ज्यादा मिलेगी। ऐसा होना ही है, आप समझ रहे हो। मैं पूरी दुनिया के खूनियों की लिस्ट निकाल लूं, कितने कितने खून किए हैं वो काउंट कर लूं, सबका एवरेज निकाल लूं, उस एवरेज के आजू बाजू में सबसे ज्यादा लोग मुझे लगता है मिलेंगे। ये बात ठीक है कि नहीं है। मतलब अगर पूरी दुनिया के जो खूनी हैं उनकी लिस्ट निकाल ली जाए, उन्होंने जितने खून किए हैं वो नंबर लिख लिया जाए और एवरेज निकाल लिया जाए, मान लो एवरेज आ गया 10, और कोई सड़क पे खूनी जा रहा होगा और मुझसे कोई पूछेगा कितने खून किए होंगे इसने, तो मैं बोलूंगा किए होंगे 10 12 खून तो किए ही होंगे, यही बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा। तो एक्सपेक्टेशन जो है कि एक्सपेक्टेड नंबर बता देती है कि क्या हुआ होगा, क्या होने वाला है, प्रोबेबिलिटी बता ही देगी। प्रोबेबिलिटी बता देगी कि अगला मर्डर करने की संभावना कितनी है ना। एक्सपेक्टेशन बता देगी कि क्या हुआ होगा, क्या हो सकता है, एक मिक्स बता देगी बात को। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, कि इसका एक्सपेक्टेड नंबर क्या चल रहा है आजकल, तुम्हारे पास होने का एक्सपेक्टेड नंबर क्या चल रहा है आजकल, ये निकाला जा सकता है पिछले डेटा को देखते हुए। तो एक्सपेक्टेशन कुछ भी नहीं है, इतनी बात मैं नहीं भी बोलता तो भी काम चल जाता है, एक लाइन लिख देता बस, ऐसे ही आपको बताने के लिए कि प्रोबेबिलिटी के साथ इस टर्म की बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो आगे जब अपन प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो एक्सपेक्टेशन कुछ भी नहीं है, एक्सपेक्टेशन क्या करते हैं, इन सारे आउटकम्स का एवरेज है एक तरीके से, और वो एवरेज निकलता कैसे है ये देख लेते हैं जी अपन। एक बात तो यहां से क्लियर होगी एक्सपेक्टेशन निकलती किसकी है, आउटकम्स की। एक्सपेक्टेशन किसकी निकलेगी, आउटकम्स की, और आउटकम्स हैं रैंडम वेरिएबल से रिप्रेजेंटेड, तो एक्सपेक्टेशन रैंडम वेरिएबल की निकलेगी।
भाई आउटकम्स किस किस वेरिएबल से रिप्रेजेंट करके मैंने एक्स से कर रखे हैं, तो एक्सपेक्टेशन एक्स की निकलने वाली है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज डिनोटेड बाय ई एक्स, तो मैं ई एक्स निकालने में इंटरेस्टेड हूं, है ना। एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल निकाल रहे हैं पर वो ई एक्स कैसे निकलती है, देखिए ई एक्स निकालने के लिए एक्स पी एक्स निकालना पड़ता है। एक्स पी एक्स हो गया मेरा 1/6, इस कॉलम में इस बॉक्स में 2/6, यहाँ पे 3/6, यहाँ पे 4/6, 5/6 और 6/6। अगर मैं एक्स पी एक्स का समेशन कर दूं, इस कॉलम का समेशन एक्सपेक्टेशन होती है, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ये जो कॉलम आया है इस कॉलम का समेशन कर दोगे तो एक्सपेक्टेशन आ जाएगी, और इंटरेस्टिंगली आप इसका समेशन करके देखिए, एक्सपेक्टेशन आ गई आपकी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6/6 कितनी होगी, है ना। मुझे लगता है कि बिल्कुल एकदम बाय 6 कर दिया तो इनका एवरेज बिल्कुल बीच में लैंड कर जाएगा, 3.5 आनी चाहिए, ठीक है। मुझसे कोई पूछे कि जी 600 बार मैं डाइस रोल कर रहा हूं, 600 बार डाइस रोल कर रहा हूं, बताइए सट्टा बाजार में सट्टा किस नंबर पे लगाओगे तुम, सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आएगा, तो हम तो 3 और 4 पे लगाएंगे जी, हम बोलेंगे जी 3 या 4, उस दिन जो फील हो रहा होगा अच्छा है बोल देंगे, 3 या 4 में से नंबर चूज करेंगे, हम तो 1 और 6 में नहीं लगाने वाले। होंगे ज्ञानी लोग जो बोलेंगे कि नहीं जी 1 के आने की संभावना भी उतनी है 3 और 4 के आने की संभावना के बराबर, हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है, मगर हम तो 3 और 4 पे लगाएंगे जी, और जीत भी जाएंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी की समझ के साथ साथ एक और समझ यहाँ पे डेवलप की गई, एक्सपेक्टेशन, और ऐसी कई और समझ भी हैं। अगर डीप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी को बहुत डिटेल में आगे जाके पढ़ते हैं ना, तो और मजेदार हो जाती है, और भी कई कई चीजें पता चल जाती हैं, मैच में एकदम बढ़िया सट्टा लगा सकते हो फिर आप, ठीक है ना भाई कार्तिकेय, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन हो गई हमारी ई एक्स विच इज सिग्मा एक्स पी एक्स। जेई मेंस के जो सवाल हैं ये वाला फॉर्मूले के साथ साथ इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना जानते हो, बहुत सारे सवाल सोल्व हो जाते हैं, बहुत सारे सवाल हो जाते हैं सोल्व। एक्सपेक्टेशन को ई एक्स से भी डिनोट करते हैं और म्यू से भी डिनोट करते हैं, है ना, दोनों बातें लिख देता हूं, डिनोटेड बाय ई एक्स से भी डिनोट कर देते हैं, कुछ महात्मा लोग इसको म्यू से भी डिनोट कर देते हैं, दोनों ही बातें ठीक है, ठीक है। अगर हम इस खास किस्म के चार्ट को देखें तो ये चार्ट बहुत डिटेल में हर आउटकम की प्रोबेबिलिटी बता रहा है। इससे डिटेल्ड चार्ट संभव है क्या, नहीं। यहां पे देखो हर आउटकम की प्रोबेबिलिटीज का डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे दिखाया जा रहा है, इस चार्ट को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट बोलते हैं, है ना। इस चार्ट को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट बोला जाता है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट क्या चीज है, रैंडम वेरिएबल क्या चीज है, और उसके बाद फिर एक्सपेक्टेशन क्या चीज है, अपने को समझ आ गया है ना। एक्सपेक्टेशन को मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल भी बोलते हैं, ये बात आपको कह चुका हूं, मैं लिख देता हूं अभी, है ना, मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, इसको मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल भी बोलते हैं, या फिर एक्सपेक्टेशन बोल सकते हो इसको, है ना। मीन को नॉर्मली म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको स्टैटिस्टिक्स में सिखाया गया होगा, ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड ये पहली बड़ी खास किस्म की टर्म है, ठीक है, ठीक है ना। तो डेटा को देख करके एक्सपेक्टेड वैल्यू तक पहुंचना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कई बार डेटा को देख के एक्सपेक्टेड वैल्यू तक भी पहुंच गए आप, एक्सपेक्टेड वैल्यू तक पहुंचने के बाद भी सही इंटरप्रिटेशन नहीं निकल पाता, कुछ ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं
तो एक्सपेक्टेशन के साथ साथ और भी चीजें डिफाइन कर रखी हैं, जैसे स्टैटिस्टिक्स में मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं होते? कुछ याद आ रहा है? ऐसी टर्म्स होती है, मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। प्रोबेबिलिटी में भी मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन होते हैं। स्टैटिस्टिक्स में मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि डेटा को एनालाइज कर सके ठीक प्रकार से। प्रोबेबिलिटी में हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि प्रोबेबिलिटी को ठीक प्रकार से एनालाइज कर सकें। तो हम यहां पे आगे की हमारी जो जर्नी बची है प्रोबेबिलिटी की, मीन के साथ साथ दो टर्म और भी पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी? वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन के बाद वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ लिया, चैप्टर हो जाएगा एकदम कंप्लीट। तो आगे की जर्नी समझ में आ गई कैसे होने वाली है। मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा किसका? रैंडम वेरिएबल का निकलेगा भाई। रैंडम वेरिएबल ही तो है सारे आउटकम का समूह, है ना? ठीक है। इसमें हम आगे एक्सपेक्टेशन में एक और चीज निकालने का प्रयास कर रहे हैं। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी आपको पता है ना? तो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी में मैंने एक एक्सपेरिमेंट ले लिया ना, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट बना रहा हूं मैं। लिखना नहीं है, एक बार देखो जरा मैं क्या कर रहा हूं। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट बना रहा हूं। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट, डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट बना रहा हूं। क्या करूंगा चार्ट बना के जी? करेंगे कुछ तो देखिए एक बार आप। मैंने बनाया तो पहले भी है वैसे, अगर आपको ध्यान हो तो, है ना? रैंडम वेरिएबल x रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ सक्सेस को। रैंडम वेरिएबल x जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ सक्सेस को, है ना? x इज द रैंडम वेरिएबल। x क्या है? रैंडम वेरिएबल representing the number of success, representing the number of times success achieved. नंबर ऑफ टाइम्स सक्सेस अचीव्ड, ठीक है। और px रिप्रेजेंट करेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x को, ठीक है। तो है ना, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी याद है ना? एक कॉइन को या एक एक्सपेरिमेंट को n बारी रिपीट किया, n बारी रिपीट करने में 0 बारी सक्सेस आ जाए, 0 बारी सक्सेस आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? NC0 p की पावर 0 q की पावर n, है ना? सक्सेस 0 बारी, फेलियर n की n बारी आ गया। एक बारी सक्सेस आ जाए, NC1 p की पावर 1 q की पावर n-1, है ना? दो बारी सक्सेस आ जाए जी, NC2 p की पावर 2 q की पावर n-2। करते 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 n टाइम्स आ जाए जी सक्सेस, n टाइम सक्सेस आ जाए, तो ये हो जाएगा NCn p की पावर n q की पावर 0, है ना? मैं इस रैंडम वेरिएबल का मीन निकालना चाहता हूं। मैं जो सक्सेसेस हैं इनका मीन निकालना चाहता हूं जी, एक्सपेक्टेशन निकालना चाहता हूं मैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना चाहता हूं ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस। नंबर ऑफ सक्सेस है ना x, तो इसके एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना चाहता हूं कि सिक्के को 5000 बार अगर टॉस किया जाए तो नंबर ऑफ सक्सेस की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है। आप इंटेंशन समझ गए मेरा क्या है? तो x जो है मैं इसका एक्सपेक्टेशन निकालना चाह रहा हूं, तो इसका एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक और कॉलम बनाना पड़ेगा, एक्स पी एक्स का कॉलम बनाना पड़ेगा जी अपने को एक। तो एक्स पी एक्स का कॉलम बना लेते हैं, एक्स पी एक्स का कॉलम बना दिया मैंने। तो ये हो गया आपका 0 इंटू NC0 p की पावर 0 q की पावर n, है ना? 1 इंटू NC1 p की पावर 1 q की पावर n-1, 2 इंटू NC2 p स्क्वायर q की पावर n-2। यूं करते करते n इंटू NCn p की पावर n q की पावर 0, ठीक है? बात समझ में आ गई? मैं इन सबको जोड़ दूंगा तो मेरा
एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बोल दो या म्यू बोल दो, कुछ भी बोल दो, निकल के आ जाएगा। आ जाएगा है जी, आ जाएगा, आ जाएगा। तो अभी निकाल लेते हैं। बेसिकली हो क्या रहा है, इन सबको जोड़ने का मतलब है कि देखो मैं एक क्वांटिटी लिख रहा हूं, इस आर इंटू एन सी आर पी की पावर एन माइनस आर क्यू की पावर आर, आर की वैल्यू 0 से लेकर के एन तक करवा दो, वेरी आर की वैल्यू 0 से लेकर के कहाँ गए थे तुम, कहाँ घूमने गए थे, पेटीज खा के। आर की वैल्यू 0 से एन तक वेरी करवा दी, जुड़ जाएंगी सारी टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है, ठीक है ना। तो इसका समेशन, इसके समेशन से मुझे बाइनोमियल सीरीज याद आ गई। बाइनोमियल सीरीज में कुछ करते थे, सीरीज होती थी, सम निकालते थे, तो कर लेते हैं यहाँ पे भी समेशन। देखो जरा क्या करें, आर इंटू एनसीआर का एक फॉर्मूला पढ़ा रखा है मैंने आपको, एन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन होता है कि नहीं था फॉर्मूला। तो मैंने क्या कर दिया, सिग्मा है ना, आर की लिमिट लिखूंगा, इसको लिख दिया एन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन पी की पावर एन माइनस आर क्यू की पावर आर, ऐसा कुछ हो गया है ना। और एन को बाहर लेने वाला हूं मैं, आर यहाँ पे गौर फरमाए, आर मेरा 1 से लेकर के एन हो चुका है अब, है ना, क्योंकि आर की वैल्यू 0 रखने का पॉइंट नहीं बचा ना यहाँ पे, है क्या कह रहे हो, यहाँ पे उल्टा कर दिया। हाँ कर देता हूँ, कर देता हूँ, तुम लोग बोल रही थी तो फिर मैंने कहा मैं भी चलता रहता हूँ। हाँ पी की पावर कर देते हैं यहाँ पे, पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर कर देता हूँ, पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर, ये लो ठीक कह रहे हो बिल्कुल एकदम ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे n हो गया, n बाहर कॉमन आ गया जी, r है वेरिएबल तो ठीक है। और मैंने क्या किया, एक p को भी जबरदस्ती पकड़ के बाहर खींच लिया। जब वेरिएंस निकालेंगे तो आएगा n इंटू पी इंटू क्यू आ जाएगा। तो फॉर्मूला याद रख लेना, n इंटू पी n इंटू पी। सेकेंड टर्म यहाँ पे डिफाइन की जाती है वेरिएंस, है ना, वेरिएंस भी रैंडम वेरिएबल का निकलता है ना, वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, और रैंडम वेरिएबल मेरा x है ना, वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल को कैपिटल एक्स से अपन डिनोट करते आ रहे हैं। तो वेरिएंस डिनोट कैसे किया जाता है एक बार ये देख लेते हैं, डिनोटेड बाय, ऐसे डिनोट करते हैं, या तो ऐसे लिख दो वेरिएंस और ब्रैकेट में लिख दो कैपिटल एक्स, तो वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स, ऐसा मीनिंग हो गया इसका। या फिर ऐसा लिख दो, सिर्फ इतना सा लिख दो और फिर लिख दो कैपिटल एक्स, या फिर क्या करो, सिग्मा स्क्वायर लिख के इसके अंदर कैपिटल एक्स लिख दो, है ना। तीनों ही नोटेशन यहाँ पे एक ही बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेरिएंस ऑफ एक्स, ये भी वेरिएंस ऑफ एक्स है और ये भी वेरिएंस ऑफ एक्स है ना। वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से डिनोट किया जाता है ना। सिग्मा स्क्वायर एक्स निकलता कैसे है वेरिएंस, एक बार देखते हैं जरा निकाल के। देखिए एक डाइस को जब अपन रोल कर रहे हैं ना, उस एक्सपेरिमेंट को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक डाइस को जब अपन रोल कर रहे हैं तो मेरा जो x है 1 2 3 4 5 6 6 पॉसिबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी हर आउटकम की 1/6 1/6 1/6 1/6। मैं एक्सपेक्टेशन निकाल चुका हूं, म्यू तो निकाल चुके हैं अपन, म्यू कितना आया था, म्यू कितना आया था 3.5 आया था ना म्यू, हाँ म्यू 3.5 आया था, ठीक है, म्यू आया था 3.5। तो एक टेबल बना रहे हैं अपन,
देखिए, एक टर्म होती है मीन, जो अपने को समझ में आ गई। एक दूसरी टर्म होती है मीन से डेविएट कोई डेटा कितना हो रहा है। मीन से ये पता चल गया कि हमारा जो डेटा है वो किस वैल्यू के अराउंड घूम रहा है। मैथमेटिशियन ने कहा कि ये वैल्यू के साथ साथ ये भी देखना जरूरी है कि बाकी डेटा इस वैल्यू से दूर कितना है, फिर पूरे डेटा की समझ हो जाएगी अपने को। तो उन्होंने मीन के साथ साथ मीन से डेविएशन कितना है इस बात को समझना भी जरूरी समझा। मान लो मुझे पता चल जाए कि इस क्लास में 100 स्टूडेंट हैं और मीन मार्क्स हैं 75, और 75 मीन मार्क्स के साथ मुझे यह पता चल जाए कि डेविएशन नहीं है बहुत ज्यादा, तो यहां से ये कंक्लूजन निकल जाएगा कि जो स्टूडेंट है मैक्सिमम स्टूडेंट 75 के आजू बाजू नंबर वाले ही हैं। तो मैं समझ लूंगा कि अरे ज्यादा इनको डांटने पढ़ाने की जरूरत नहीं, अपने आप ही पढ़ लेंगे। लेकिन अगर मुझे मीन 75 के बाद ये समझ में आ जाए कि हाई डेविएशन है, तो इसका मतलब कुछ स्टूडेंट बिल्कुल एकदम 99 100 वाले हैं, तो कुछ एकदम 40 50 वाले भी हैं। तो वहां से मेरी इंटरप्रिटेशन ये होगी डेविएशन ज्यादा देख करके कि अरे यार कुछ स्टूडेंट्स का तो यहाँ पे एक स्पेशली ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो फेल हो जाएंगे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो डेविएशन बड़ा इंपॉर्टेंट है मीन के साथ साथ। तो यहाँ पे मीन तो अपने को एक्सपेक्टेशन में पता चल गया, वेरिएंस। अच्छा, एक चीज तो क्लियर होगी ना कि मीन सफिशिएंट नहीं है कंक्लूजन निकालने के लिए। कंक्लूजन निकालने के लिए तो मीन के साथ साथ डेविएशन भी होना चाहिए। मैथमेटिशियन लोगों ने कहा कि एक ऐसी टर्म बना देते हैं मीन और वेरिएंस की, मीन और डेविएशन की साइमल्टेनियस कैलकुलेशन उसके अंदर हो रखी हो। तो वेरिएंस नाम की टर्म बनाई जिसके अंदर मीन भी लिया गया और डेविएशन भी लिया गया, और एक नई टर्म इजाद की गई जिससे आप और चीजों के बारे में बता सकते हो, डीपली बता सकते हो, इंटरप्रेट कर सकते हो डेटा को, उसकी प्रोबेबिलिटीज को, है ना। तो वेरिएंस की इंपॉर्टेंस आपको थोड़ी समझ में आई है क्या? जब मैं वेरिएंस यहाँ पे भी फॉर्मूला बनाने वाला हूँ, लिखने वाला हूँ, उसमें मीन मीन टर्म का तो यूज होगा ही, उसके साथ डेविएशन की चीजों का भी इस्तेमाल होगा, है ना। डेविएशन मतलब मीन से कितना डेविएटेड है वैल्यू। अगर मैं ये वाली वैल्यू को देखूं, एक्स वैल्यू को देखूं, तो ये मीन से कितनी डेविएटेड है? मीन 3.5 है, इससे 2.5 डेविएटेड है, इससे ये वाली वैल्यू 1.5 डेविएटेड है, इससे ये वाली वैल्यू 0.5 डेविएटेड है, ठीक है। इससे ये वैल्यू को अगर आप 2.5 डेविएटेड मान रहे हो, तो फिर ये वैल्यू को -2.5 डेविएटेड मानना पड़ेगा। इसको 2.5 मान रहे हो तो इसको -2.5 डेविएटेड मानना पड़ेगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? मैथमेटिशियन लोगों ने कहा कि वेरिएंस को पॉजिटिव रखते हैं, फिर डेविएशन इस तरफ है कि इस तरफ है ये समझ में आ जाए है, अपने आप आइडिया लगा लेंगे इधर और इधर का। तो फिर तो उन्होंने स्क्वायर नाम की चीज को इंट्रोड्यूस किया और कहा कि एक्स माइनस म्यू जो डेविएशन है ना, इसका स्क्वायर कर दो आप, उससे भी पता चल जाएगा डेविएशन कितना है। का नेगेटिव पॉजिटिव का लफड़ा रख रहे हो, तो उन्होंने एक्स माइनस म्यू के स्क्वायर को लिया, ठीक है, और डेविएशन को, इस चीज को मल्टीप्लाई कर दिया प्रोबेबिलिटी के साथ, और इस कॉलम के जोड़ को वेरिएंस कह दिया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अरे बात समझ में आ रही है? देखो यहां पे इन्होंने मीन भी ले लिया, यहां पे उन्होंने रैंडम वेरिएबल लेकर के डेविएशन देखा और डेविएशन के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी ले ली, ठीक है। तो वेरिएंस हमें डेविएट मीन के अबाउट कितना हो रहा है प्रोबेबिलिटी में वो मिल जाएगा। मीन पता चल गया, डेविएशन की समझ हो गई, तो मुझे लगता है फिर तो आप काफी डेटा को बहुत बारीकी से इंटरप्रेट कर सकते हो। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही? समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो लिख दूंगा आगे फॉर्मूला। तो डेविएशन का फॉर्मूला नहीं, सॉरी, वेरिएंस का फॉर्मूला अपने को यहाँ पे मिलने जा रहा है। सिग्मा स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला अपने को मिलने जा रहा है सिग्मा स्क्वायर ना, स्मॉल सिग्मा स्क्वायर एक्स, मतलब वेरिएंस एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ वैल्यूज ऑफ दिस कॉलम। तो इस कॉलम की वैल्यूज देखते हैं कितनी है। 3.5 -1 कितना हो गया? 2.5, 2.5 का स्क्वायर कितना हो गया? 6.25 इंटू 1/6। 3.5 -2 1.5 का स्क्वायर 2.25 इंटू 1/6।
0.25 इंटू 1/6, 0.25 इंटू 1/6, 2.25 इंटू 1/6, 6.25 इंटू 1/6, है ना। तो सबसे पहले तो एक वो फॉर्मूला वेरिएंस का लिख लेते हैं जो कैसा भी डिस्ट्रीब्यूशन हो ऑलवेज वैलिड फॉर्मूला हो। तो एक तो ये फॉर्मूला अपने को पता चल गया, है ना, कि जी फॉर्मूला जो है मेरा वो ये है, अपने को फॉर्मूला समझ में आ गया। ठीक है, ये वेरिएंस का फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके मैं यहाँ पे इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर वेरिएंस निकालूंगा तो इनका जोड़ आ जाएगा जी, 2 टाइम्स ऑफ ये 3 वैल्यूज, है ना, और ये होगी 8.5, देखो लिख देता हूं मैं, 6.25 प्लस 2.25 प्लस 0.25 डिवाइड बाय 6 कर दी मैंने यहाँ पे, तो ये हो गया आपका बाय 3 और ये हो गया आपका 8.75। देखते हैं क्या वैल्यू आती है है ना, ये आ गया आपकी 2.9, कुछ 2 लिख सकते हैं क्या अपन ना अप्रोक्सीमेटली, ये लो 2 लिख दिया अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ठीक है, मीन कितना आया 3.5। ठीक है, आप ये देखो इस वैल्यू ने लगभग जानकारी दे दी आपको कि जी 3.5 से 2.9 इधर और 2.9 इधर तक की कोशिश करेगा डेटा वेरी करने की, और कर रहा है बिल्कुल एकदम पूरी वेरिएबिलिटी डेटा में 1 से 6 तक। अरे समझ में आ रही क्या नहीं आ रही, है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर लाना भी नहीं चाहते, क्योंकि जब बहुत ज्यादा डेटा होता है, मिलियंस में डेटा होता है, तब जाकर के इंटरप्रिटेशन करने में मजा आता है। मिलियंस के डेटा में वेरिएबिलिटी निकलती है, फिर पता चलता है ये दोनों एंड सही गेस कर दिए यहाँ पे इसने। समझ में आ रही क्या नहीं आ रही बात, समझ में आ रही बात आपको। तो वेरिएंस का इस्तेमाल बस आपको करना, इस्तेमाल नहीं करना आपको, तो बस कैलकुलेशन करने हैं। इस्तेमाल करते हैं डेटा साइंस के लोग, है ना, R&D के लोग, मार्केटिंग के लोग, वो करते हैं इसका इस्तेमाल, तो है ना। तो वेरिएंस अपने को समझ में आ गया। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको, देखिए वेरिएंस के फॉर्मूले को ध्यान से देखो, देख लिया ना आप लोगों ने वेरिएंस का फॉर्मूला। तो वेरिएंस का फॉर्मूला जो सिग्मा स्क्वायर का जो फॉर्मूला है, एक और मस्त बात देखते हैं, सिग्मा स्क्वायर का जो फॉर्मूला है ये देखिए, x माइनस म्यू का होल स्क्वायर इंटू पी एक्स। मैं इस होल स्क्वायर को ओपन करने जा रहा हूँ, मैं इस होल स्क्वायर को ओपन करने जा रहा हूँ। तो ये जो होल स्क्वायर है इसको ओपन किया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू एक्स इंटू पी एक्स। ठीक है ना, और मैं इसको 3 टर्म्स में स्प्लिट कर रहा हूं, मतलब ये सिग्मा अलग अलग टर्म पे लगा रहा हूं ऐसे करके, है ना। अच्छा, म्यू स्क्वायर कांस्टेंट है बेसिकली, इसको बाहर निकाल रहा हूं मैं, है ना। ये 2 म्यू भी कांस्टेंट है, देखो ऐसा कर दिया मैंने, सिग्मा को इस वाली टर्म पे इस पे और इस पे शिफ्ट कर दिया अलग अलग। सहमत हो इस बात से आप लोग, बिल्कुल सहमत होना भी चाहिए आपको, है ना। अब जो सिग्मा स्क्वायर एक्स है इसको ध्यान से देखेंगे अपन, तो ये जो वैल्यू है कौन सी वाली, ये वाली, ये तो 1 हो गई भाई। समेशन ऑफ पी एक्स 1 बताया था आपको, और समेशन ऑफ एक्स पी एक्स म्यू होता है, ये पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, तो म्यू इंटू 2 म्यू कितना हो गया, माइनस 2 म्यू स्क्वायर, माइनस 2 म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर कितना हो गया, माइनस म्यू स्क्वायर हो गया। ठीक है, ध्यान से सुनना, एक आदमी कहे कि एक डाइस को रोल कर दो, उसके आउटकम्स जो हैं उसकी एक्सपेक्टेशन निकाल लो, निकल जाएगी। वो कहे कि उसके जो आउटकम्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज निकाल लो, निकल जाएंगी। प्रोबेबिलिटीज पे फोकस करते हैं अपन, उसके जो आउटकम्स हैं उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 होगी। एक दूसरा आदमी कहता है कि एक डाइस को रोल करो, उसके आउटकम्स है ना उनका स्क्वायर करके रख लो, आप नए आउटकम बना लो, स्क्वायर करने के बाद जो नए आउटकम आए उनकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो आप कहोगे जो पहले वालों की है वही तो इनकी रहेगी। भाई 1 के होने की प्रोबेबिलिटी और 1 के स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी तो बराबर ही होगी, क्योंकि 1 आएगा तो 1 का स्क्वायर आएगा, 2 आएगा तो 2 का स्क्वायर आएगा, 3 आएगा 3 का स्क्वायर, 4 आएगा तो 4 का स्क्वायर, 5 आएगा तो 5 का स्क्वायर, 6 आएगा तो 6 का स्क्वायर आएगा।
मैं कहना चाहता हूं कि रैंडम वेरिएबल x की प्रोबेबिलिटी और x स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी बराबर होती है, x क्यूब की बराबर होती है, x की पावर 4 की बराबर होती है। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही ये बात मैं कहना चाहता हूं, इससे सहमत हो आप लोग? तो मैं यहां पे px की जगह पे px स्क्वायर लिख दूं तो कोई परेशानी है क्या आपको? होनी नहीं चाहिए। आपको px एंड px स्क्वायर सेम है जी, समझ में आ रही है क्या? एक कॉइन के एक तरफ 1 लिख लो, दूसरी तरफ 2 लिख लो, उछालो, 1 की प्रोबेबिलिटी 1/2, 2 की प्रोबेबिलिटी 1/2। अब उस कॉइन के आउटकम्स का स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। फिर उछालो, बोलो 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी? आप बोलोगे 1/2, 4 की प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/2। तो स्क्वायर करने पे जो आउटकम आ रहे हैं प्रोबेबिलिटीज उनकी भी बराबर हैं। तो प्रोबेबिलिटी एक रैंडम वेरिएबल एक्स के आउटकम्स की जितनी है, एक्स स्क्वायर के आउटकम्स की उतनी प्रोबेबिलिटी होने वाली है जी। इसलिए मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स को प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर एक्स जो है, दिस इज समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स स्क्वायर। किसी ने इसको देख के ई एक्स स्क्वायर कह दिया। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपन तो रोक नहीं सकते जी उसको, है ना? ई एक्स स्क्वायर ही तो है, एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स स्क्वायर का सिग्मा। और इसको देख के कह दिया ई एक्स का होल स्क्वायर, म्यू स्क्वायर को देख के कह दिया ई एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां से एक बहुत ही शानदार रिलेशन डेवलप होगी कि सिग्मा स्क्वायर एक्स जो है, अगर आपको एक्सपेक्टेशन पता है अपने रैंडम वेरिएबल की, तो वहां से भी सिग्मा स्क्वायर डायरेक्ट निकल जाएगा। एक तरीका तो है इस कॉलम से बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन से निकालना, दूसरा तरीका है पिछली जो पढ़ाई हमने की है एक्सपेक्टेशन की, वहां से निकाल देना। तो ये दूसरा फॉर्मूला है। अभी जेई मेंस के अटेम्प्ट हुए, इस फॉर्मूले पे भी सवाल थे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जितने फॉर्मूले लिख रहा हूं उनसे, उन्हीं से ही सवाल आएंगे, उनके अलावा नहीं आने वाले। जो डब्बे में कैद कर रहा हूं मैं रैंडम वेरिएबल की कहानी में, वो बातों पे पूरी क्लैरिटी है ना, तो समझ जाओ फाइनल का क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सिर्फ फॉर्मूला जानने भर से सोल्व हो जाएगा। और ये सेंस करने की तमीज है तो फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं भाई, फिर तो बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा। कुछ भी नहीं आता, फॉर्मूले रट भी रखे ना तो भी सोल्व हो जाएगा सवाल। ठीक है, तो कंक्लूड कर दूं यहां पे, ये सिग्मा स्क्वायर एक्स कुछ नहीं, वेरिएंस ऑफ एक्स है। कंक्लूड कर देता हूं, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। ई एक्स क्या है? एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल है, एक्स रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेशन, और ई एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेशन। अगर कोई बोले ई एक्स स्क्वायर निकालनी है, इस टेबल से कोई बोले ई एक्स स्क्वायर निकालनी, तो मैं बोलूंगा एक्स का स्क्वायर कर दो। इनके स्क्वायर हो गए 1 4 9 16 25 36 आ गया। पी एक्स स्क्वायर वाला कॉलम यही रहेगा, स्क्वायर कर दिए, ये कॉलम यही है, मल्टीप्लाई कर करके जोड़ दो, आंसर आ गया। समझ में आ रही है बात? तो ई एक्स स्क्वायर निकालना आता है, ई एक्स निकालना आता है, तो भाई वेरिएंस डायरेक्ट निकालना भी आता है फिर अपने को, और यू निकालना भी आता है अपने को। सेम आंसर आएगा, कैसे निकाल लो चाहे। ठीक कह रहा हूं मैं? ठीक कह रहा हूं तो ठीक है। हमने क्या किया था, मीन में मीन पढ़ा, मीन पढ़ा, बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकाला। फिर वेरिएंस में हमने वेरिएंस पढ़ लिया, वेरिएंस का एक और फॉर्मूला मीन के साथ जो रिलेशन रखता है वो पढ़ लिया। अब बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएंस कितना आता है वो पढ़ लेते हैं। तो हम अब निकालने जा रहे हैं वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स, ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स इन बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो निकाल लेते हैं जी। रैंडम वेरिएबल क्या है हमारा? रैंडम वेरिएबल है ना, एक्स है मेरा रैंडम वेरिएबल, एक्स है मेरा रैंडम वेरिएबल, विच डिनोट्स द नंबर ऑफ सक्सेस, वही बातें, विच डिनोट्स द नंबर ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। वापस से वो चार्ट बनाने की जरूरत तो नहीं है ना मेरे को, सीधा ही निकाल लेंगे। तो मैं कहना चाह रहा हूं आपको
कि जी सिग्मा स्क्वायर एक्स निकालते हैं। तो चार्ट पे वापस चले जाते हैं जो पहले हमने बनाया था। कहाँ बनाया था चार्ट? ये यहाँ बनाया था चार्ट, ये चार्ट बनाया था। हाँ जी बताओ जरा किस किस को करें मल्टीप्लाई? एक तो आपका दिल कह रहा होगा कि ये ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। देखो ई एक्स स्क्वायर निकालना बड़ा आसान है। एक्स आपके पास है, एक्स का स्क्वायर हो गया, पी एक्स स्क्वायर सेम है, ध्यान से सुनना बात को, ठीक है ना? तो एक्स स्क्वायर वाला कॉलम, पी एक्स स्क्वायर वाला कॉलम, है ना, मल्टीप्लाई कर करके जो नया कॉलम आएगा उसका जोड़ करना है अपने को। मैं डायरेक्टली कह रहा हूं, वो पता कितना आ जाएगा? यहाँ पे अगर ई एक्स स्क्वायर लिखोगे ना, ई एक्स स्क्वायर, तो आर स्क्वायर आ जाएगा बस। सहमत हो इस बात से? अरे सहमत हो क्या? ठीक है, सहमत होना ही चाहिए आपको। अभी भी सहमत नहीं होगे तो फिर कब सहमत होगे? तो मैं आपको ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि ये जो ई एक्स स्क्वायर है, ये ई एक्स स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिख दिया सिग्मा आर इक्वल टू 0 से n आर स्क्वायर इंटू एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर n माइनस आर माइनस एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर। एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर तो निकाल चुके हैं जी अपन, एक्सपेक्टेशन निकाल चुके हैं n इंटू पी और उसका स्क्वायर होगा, ये लो, ठीक है। ये वाली जो सीरीज है इसका सम कर लेंगे, कर लेते हैं सम। कैसे करें सम? आर स्क्वायर को आर इंटू आर लिख देता हूं, आर स्क्वायर को लिख देते हैं। देखो ये बाइनोमियल थ्योरम का एक अच्छा सवाल भी बन गया यहाँ पे, है ना। आर स्क्वायर को आर इंटू आर लिख देता हूँ, ये लो, है ना। एक मिनट के लिए आर स्क्वायर एनसीआर को मैं यहाँ पे बगल में सोल्व कर लेता हूँ। आर स्क्वायर एनसीआर को सोल्व करते हैं, तो इसको आर इंटू एनसीआर लिखोगे ना, सॉरी आर इंटू एनसीआर लिखोगे तो ये आर एनसीआर में फॉर्मूला लग जाएगा आपका n इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन, ठीक है ना। तो n तो एक बढ़िया चीज बन गई। अब ये जो बचा हुआ r है, मैंने सोचा कि इसमें -1 +1 कर देते हैं। जब आप इसमें -1 +1 करोगे तो r-1 के साथ फिर ये एक फिर फिट हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा आपका फिर यहाँ पे n-1 इंटू n-2 cr-2 और प्लस में 1 इंटू n-1 cr-1, ऐसा कुछ सीन हो जाएगा। आप सहमत हो तो बता दो, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, r की लिमिट यहाँ पे लिख दूंगा मैं, है ना। मैंने ये जो आर स्क्वायर इंटू एनसीआर है, आर स्क्वायर इंटू एनसीआर है, इसको लिख दिया n-1 इंटू n-2 cr-2, ठीक है, ऐसा लिख दिया, ठीक है, प्लस n इंटू n-1 cr-1, ठीक है। अच्छा, इसको यहां लिख देता हूं मैं p की पावर r q की पावर n-r, है ना, ऐसा कुछ लिख देता हूं, ठीक है। प्लस दो अलग अलग समेशंस में तोड़ लेता हूं इसको मैं, प्लस सिग्मा n इंटू n-1 cr-1 p की पावर r q की पावर n-r, ठीक है, और माइनस में आपका np का होल स्क्वायर आ रहा है। क्लियर है ना? कुछ भी मैं आपको रटने के लिए नहीं कह रहा हूं, पूरा डेरिवेशन करके दिखाऊंगा। ये वाली चीज को हटा दूं, ये तो एक प्रॉपर्टी जो हमने की थी कॉम्बिनेटर, ये जो आपके बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं, कॉम्बिनेटोरिक्स है बेसिकली, वो है ये तो, और कुछ भी नहीं है ना। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है n इंटू n-1 को कॉमन निकाला जा सकता है ना। तो यहाँ पे अच्छा r की वैल्यू कितनी रखें अपन, 2 से लेकर के n रखनी पड़ेगी यहाँ पे r की वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको 1 से लेकर के n तक, ठीक है जी। तो आप देखिए n इंटू n-1 को मैंने बाहर निकाल लिया, तो बचा n-2 cr-2, है ना, और p की पावर यहाँ पे r है। तो पता नहीं क्यों मेरे को लग तो रहा है कि शायद p स्क्वायर कॉमन निकालें तो कुछ बात बन जाएगी। p स्क्वायर कॉमन निकालें तो आपको क्या लगता है, बनेगी क्या बात?
पी स्क्वायर को अगर कॉमन निकालें तो p की पावर r माइनस टू हो गई, और दोनों की पावर का जोड़ देखिए कितना n माइनस टू आ रहा है, आना चाहिए था, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, r की वैल्यू 2 से n। तो ये चीज बेसिकली p प्लस क्यू की पावर n माइनस टू बन रही है। ठीक कह रहा हूं मैं? यहां पे n कॉमन आ गया, और एक मेरे को लगता है n के साथ एक p भी कॉमन अगर आ जाए तो थोड़ा अच्छा लगेगा। n के साथ p कॉमन आएगा, है ना? अच्छा, ये इसको यहां लिख लेता हूं मैं, थोड़ा स्पेस अपने को चाहिए। माइनस एन पी का होल स्क्वायर था ना ये, हाँ। तो n के साथ p कॉमन आ गया, तो यहाँ p की जो पावर है वो r माइनस वन बच गई। एन पी का होल स्क्वायर माइनस में यूं का यूं मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इन दोनों पावर का जोड़ देखोगे आप तो n माइनस वन आ रहा है, बनना चाहिए था। तो सिग्मा स्क्वायर एक्स जो है, सिग्मा स्क्वायर एक्स जो है n इंटू n माइनस वन इंटू पी स्क्वायर इंटू p प्लस क्यू की पावर n माइनस टू प्लस n इंटू p इंटू p प्लस क्यू की पावर n माइनस वन माइनस n इंटू p का होल स्क्वायर। सीन कुछ ऐसा आ गया। p प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है? p प्लस क्यू की वैल्यू 1 है। चलो जी, np कॉमन आ रहा है, देखो जरा, थ्रू आउट दीज थ्री टर्म्स np जो है मेरा कॉमन है। np कॉमन लोगे तो np माइनस p बच गया यहाँ पे, है ना? यहाँ पे प्लस वन बच गया और यहाँ माइनस np हो गया, तो ये np np कैंसिल हो गया। तो मेरा दिल कर रहा है वन को p प्लस क्यू लिखने का। जैसे p प्लस क्यू लिखूंगा माइनस p प्लस p कैंसिल, q बच गया, np क्यू आंसर आ गया। तो वेरिएंस का फॉर्मूला जो है डिराइव हो गया आपका n इंटू पी इंटू क्यू। मीन n इंटू पी था, वेरिएंस n इंटू पी इंटू क्यू आ गया। फॉर्मूला बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में वैलिड है। लोग क्या करते हैं, एग्जाम में वेरिएंस दे दिया, मीन दे दिया, कुछ कुछ और दे दिया, तो वेरिएंस दे दिया तो बोलते हैं एनपीक्यू की वैल्यू मिल गई, मीन को देख के बोलते हैं एनपी की वैल्यू मिल गई। अरे ये तो देखो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है, ये स्पेशल फॉर्मूले हैं जो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ही लगाने हैं। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दे रखा तो फिर दूसरे वाले जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो लगाने हैं अपने को। समझ में आ गई बात आपको? तो फॉर्मूला अपने सामने है जी। अच्छा, इसका प्रूफ करते हुए हमने अच्छी बाइनोमियल सीरीज को सॉल्व किया है। ये प्यारा बाइनोमियल सीरीज का सवाल है। मुझको ऐसा लगता है कि ये जो टर्म आई है और यहाँ पे जो टर्म आई है और ये जो एक बाइनोमियल सीरीज बनी है, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट प्रूफ में ये सीरीज है, तो जेई एडवांस वाले तो यूज करा चुके हैं इस सीरीज को, मेंस वाले भी इसको और करा सकते हैं, और स्कोप बचे हुए सवाल आने के इसके। तो इस सीरीज के ऊपर बाइनोमियल थ्योरम के सवाल आने के स्कोप भी काफी बचे हुए हैं, है ना? क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट प्रूफ में इस सीरीज का योगदान है, तो इस वजह से और इंपॉर्टेंट हो जाती है ना? और आईआईटी वाले कोई भी चीज पूछते हैं तो इंपॉर्टेंट चीजें ही पूछते हैं, वो जो आगे यूज हो रही हो या कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लग रहा हो। समझ आ रही बात आपको? तो वेरिएंस का यहाँ पे पूरा खेल खत्म है। फॉर्मूला वैलिड है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ही, वेरिएंस का फॉर्मूला है ये। वेरिएंस निकलता है p प्लस क्यू की वैल्यू यहाँ पे 1 है, p सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है एक ट्रायल में, q फेलियर की प्रोबेबिलिटी है किसी भी एक ट्रायल में। ठीक है, चलिए कर लो नोट। नेक्स्ट टर्म हमारी है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, ये टर्म खुद बता रही है कि जी हम तो डेविएशन बताएंगे, है ना? किसका निकलता है? रैंडम वेरिएबल का निकलता है। रैंडम वेरिएबल का निकलेगा जी। रैंडम वेरिएबल जो हमारा x है उसका निकलेगा जी स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसके नोटेशन से ही समझ में आ जाएगा ये चीज क्या है।
स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिनोटेड बाय, दिस इज डिनोटेड बाय, आप ऐसे डिनोट कर सकते हो, उसका स्टैंडर्ड सिंबल है बिल्कुल एकदम, एस डी एक्स यूं कर दो, या फिर आप ऐसा लिख दो सिग्मा एक्स। तो सिग्मा एक्स को देख के बात समझ में आ गई होगी, ये तो रूट है वेरिएंस का, ये तो बेसिकली वेरिएंस का रूट है जी और कुछ भी नहीं है। तो वेरिएंस का आप रूट कर दोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। तो नए फॉर्मूले बन गए, सीधा सीधा वेरिएंस वाले फॉर्मूलों को क्या कर दो, रूट में ले लो। तो बेसिक डेफिनेशन होगी रूट वेरिएंस, तो यहां से अपने को समझ में आ गया रूट एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर पी एक्स, इसका समेशन है ना। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, फॉर बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा एक्स निकालना है तो कितना आ गया, रूट एनपी क्यू आ गया जी। देखिए आप, सारी बातें यहाँ पे अपने को समझ आ रही हैं, बस स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्लीट हो गया। रूट वेरिएंस पता है तो फिर बच क्या गया, कुछ भी नहीं बचा फिर तो, है ना। नाम है स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब मीन की अपनी इंपॉर्टेंस है, मीन के साथ फिर स्टैंडर्ड डेविएशन के इस्तेमाल से बताते हैं कितना डेविएट चीजें हो रही हैं मीन के अबाउट, ठीक है। क्या होता है, मीन को बोलते हैं डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी, मीन को बोला जाता है सेंट्रल टेंडेंसी कि डेटा किस वैल्यू के अबाउट घूम रहा है। और स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, इनको बोला जाता है सेंट्रल टेंडेंसी के बाद डिस्पर्जन कैसा है डेटा का, है ना। तो दो मोटे मोटे शब्द हैं, सेंट्रल टेंडेंसी जिसको मीन की हेल्प से समझा जाता है, डिस्पर्जन जो है या डेविएशन जो है सेंट्रल टेंडेंसी से डेटा का, प्रोबेबिलिटीज का, वो वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन, इन टर्म्स का इस्तेमाल करके समझा जाता है। टर्म्स और भी होती हैं, बहुत माइन्यूटली डेटा को स्टडी करना पड़े तो उसके लिए कई फैक्टर्स को स्टडी करना पड़ता है। एक क्वार्टाइल डेविएशन नाम की चीज भी होती है जो हमारे सिलेबस में नहीं है ना। उसको स्टैटिस्टिक्स में फिर भी पढ़ा देता हूं मैं, है ना, सिलेबस में नहीं है मगर फिर भी मैं पढ़ा दूंगा, वहां पे स्टैटिस्टिक्स से पढ़ाऊंगा। एक रेंज नाम की शब्द टर्म होती है ना, वो भी हम देखेंगे क्या मीनिंग है उसका स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में तो मोर देन सफिशिएंट है इतनी इंफॉर्मेशन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। तो थ्योरी वाइज यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमारा होता है कंप्लीट। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जरा। देखो जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ डिफरेंस बिटवीन मीन एंड वेरिएंस इन बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज 1, तो मीन और वेरिएंस का डिफरेंस का मतलब क्या है, ये तो मीन हो गया, ये वेरिएंस हो गया, इसकी वैल्यू 1 दे रखी है। डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर्स इज 11, स्क्वायर्स मतलब इन्हीं के स्क्वायर की बात कर रहा है, इनके स्क्वायर के डिफरेंस की बात कर रहा है, वो 11 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 सक्सेस, हमसे पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3, मतलब हमसे nc3 p की पावर 3 q की पावर n माइनस 3 की वैल्यू पूछी है। p q निकल जाए, n निकल जाए तो अपना काम हो जाए जी, ठीक है, हो जाएगा काम, है ना। यहाँ मेरे को a प्लस बी की वैल्यू मिल जाएगी, है ना, मतलब np प्लस np क्यू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेंगे तो ये हो गया np प्लस np क्यू इंटू np माइनस np क्यू, वो तो 1 है, np माइनस np क्यू की वैल्यू तो 1 दे रखी है। तो देखो यहाँ पे दो चीजें मिल गई मेरे को, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 है मेरी, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। जैसे ही मैं दोनों को जोड़ दूंगा और माइनस कर दूंगा तो मेरे को चीजें मिलेंगी। अगर मैं 1 और 2 को जोड़ दूंगा तो मेरे को np की वैल्यू मिल जाएगी, np की वैल्यू 6 मिल जाएगी। अगर मैं 1 और 2 को
माइनस कर दूंगा तो मेरे को एनपीक्यू की वैल्यू मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी एनपीक्यू की वैल्यू? 5। एनपी की वैल्यू मेरे को मिल चुकी है 6, तो मेरे को क्यू की वैल्यू मिल जाएगी 5/6। क्यू की वैल्यू 5/6 आ गई, तो पी की वैल्यू आ गई मेरी 1/6। पी की वैल्यू मेरी 1/6 आ गई, तो एन मिल गया मेरे को 36। एन मेरे को 36 मिल गया, और उसके बाद मेरे को ये पी एक्स इक्वल टू 3 मिल गई। 36 C3 1/6 की पावर 3 और Q की पावर 33 है ना। Q कितना है मेरा? 5/6। Q है मेरा 5/6। ठीक, तो इजीली निकाले जा सकते हैं सब सवाल। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपके सामने है। If the sum of mean and variance of binomial probability distribution में मीन और वेरिएंस का जो सम है फॉर 5 ट्रायल्स इज 1.8 है ना। फाइंड पी एक्स इक्वल टू 3। सोचें, सोल्व करें, जरा सोल्व करने का प्रयास करें, बताएं फाइनल आंसर क्या आएगा, फिर मैं सोल्व करके दिखाता हूं। सम ऑफ मीन, अच्छा मीन और वेरिएंस की ज्यादा कहानी होगी यहाँ पे, क्योंकि अलजबरा है ना, तो रूट आ जाएगा तो थोड़ी परेशानी हो जाएगी। ठीक है, तो मीन वेरिएंस के ज्यादा सवाल देखने को मिलते हैं। मीन और वेरिएंस का जो जोड़ है 1.8 दिया हुआ है। 1.8 बोले तो 18/10, 9/5, 18/10, ठीक है, 9/5। एन की वैल्यू दे रखी है 5, एन की वैल्यू 5 पुट कर देते हैं अपन यहाँ पे। एन की वैल्यू 5 पुट कर दी, ठीक है। 5 इंटू पी प्लस 5 इंटू पी, और क्यू मेरा 1 माइनस पी होता है। क्यू 1 माइनस पी होता है, तो पी में कुड्रेटिक बन जाएगी। पी में कुड्रेटिक बन के पी निकल जाएगा अपना। ठीक है, तो बना देते हैं जी कुड्रेटिक, है ना। 5 को नीचे ले गए तो ये हो गया आपका 2p माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 9/25। तो देखोगे तो 25p स्क्वायर माइनस 25 इंटू 2 50p प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो अब इसके बनाने हैं फैक्टर। तो क्या फैक्टर बन जाएंगे इसके? इसके बन जाएंगे, हाँ ये बन जाएंगे आपके जी 25p स्क्वायर माइनस 45p माइनस 5p प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है जी, 45 और 5 का मल्टीप्लीकेशन 25 और 9 का मल्टीप्लीकेशन सेम होता है ना। चलो एक सिंपल क्वेश्चन है, आराम आराम से सॉल्व कर लेते हैं। 5p मुझे लगता है कॉमन आ रहा है, 5p माइनस 9 माइनस 1 कॉमन आ गया, 5p माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से p की वैल्यूज देखोगे तो एक तो 1/5 और दूसरी वैल्यू है 9/5, है ना। p की वैल्यू 9/5 हो नहीं सकती, क्योंकि हाँ ये पॉसिबल नहीं है, प्रोबेबिलिटी एक से बड़ी संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। बहुत ही बढ़िया, तो p मेरा 1/5 मिल गया, तो q मेरा 4/5 मिल गया, n मुझको मालूम 5 है ही, तो पी एक्स इक्वल टू 3 हो गया। n C3 p है मेरा 1/5, इसकी पावर 3, q है 4/5, इसकी पावर 2, ये आंसर आ गया। ठीक है जी, ऑप्शन में मिल जाएगा। सिंपलीफाई करने के बाद एक ऑप्शन को टिक कर देंगे अपन। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन जो है बनते हैं। मेनली आपने देखा होगा हल्का अलजेब्रा बस यहाँ पे देखने को मिलता है अपने को, तो अलजेब्रा का फ्लेवर थोड़ा बहुत देखने को मिले तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो गिवन डेटा है और जो निकालना है उसके बीच में आपको देखिए क्या पाथ फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी अध्याय हम समाप्त करते हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट कहानी बचती है प्रोबेबिलिटी में, मैं फिर से कह रहा हूं, मेरी बातों को मार्क कीजिएगा, क्योंकि मैं एक टीचर के लिहाज से नहीं बोलता आपको, मैं एक स्टूडेंट के लिहाज से बोलता हूं।
क्योंकि जो मैंने प्रोबेबिलिटी के सवाल सोल्व किए थे और जो जेई के पेपर में मुझसे जो प्रोबेबिलिटी के सवाल सोल्व हो पाते हैं, मैं उन कारणों के ऊपर बात कर रहा हूं, ठीक है। मैं उन कारणों को मद्देनजर रखते हुए और उस एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हुए आपके साथ बातें शेयर कर रहा हूं प्रोबेबिलिटी की। पहली चीज, प्रोबेबिलिटी में नोटेशंस को इंक्लूड करना आ जाना चाहिए। इवेंट्स को नोटेशंस के थ्रू डिफाइन करते हुए मैथमेटिकली किस इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी है, उसके करस्पॉन्डिंग क्या फॉर्मूला बन रहा है, क्या वैल्यूज फिट हो रही हैं, और फिर हमें आंसर टिक करना आने की जो ये प्रोसेस है, ये अपने को समझ आनी चाहिए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी को नोटेशंस के थ्रू समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और मैं हमेशा प्रोबेबिलिटी को सेंस करना इंपॉर्टेंट मानता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनको मैथमेटिकली समझने के साथ साथ थोड़ी सेंस भी अगर उनमें लगा दी जाए तो सॉल्व करने में बहुत मदद मिल जाती है, कई बार बहुत ही ज्यादा मदद मिल जाती है, ठीक है। आप कहीं पे भी स्टक करते हो किसी क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने में, या जो कहानी लिखी हुई है उस कहानी में आपको एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं आ रही कि यार ये क्या निकलवाना चाहता है सवाल वाला, तो मैं दो थ्योरी अप्लाई करता हूं। एक तो वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी कॉमन सेंस, प्लस स्टेटमेंट को टुकड़ों में तोड़ तोड़ के देखना, फिर उनको समझना, फिर इकट्ठा समझना, है ना। ब्रेक कर लो स्टेटमेंट को, ब्रेक द स्टेटमेंट, ब्रेक द स्टेटमेंट, एनालाइज द स्टेटमेंट इन छोटे छोटे टुकड़े, एंड देन एनालाइज द क्वेश्चन, देन ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। मुझे लगता है ये सारी चीजें मुझे बहुत हेल्प करती हैं। इतनी सारी प्रोबेबिलिटी पढ़ने के बाद हमारे सिलेबस का कोई सवाल आएगा, हमारे सिलेबस से बाहर का सवाल आएगा, तो भाई तुमको थ्योरी नहीं पता, तुम मुझसे नहीं लड़ सकते वहां पे। लेकिन जो हमारे सिलेबस के सवाल हैं उनमें जितना तुमको पता उतना ही मुझको पता है, हम बराबर हो गए हैं आज। मुझसे होगा, आपसे नहीं होगा, उसका इन्हीं में से कोई कारण रहेगा। मैं नोटेशन के थ्रू चला जाऊंगा किसी सवाल में, आप नहीं जा पाए होंगे तो मुझसे हो जाएगा सॉल्व। आपको कोई सवाल समझ नहीं आ रहा होगा, मैं टुकड़े टुकड़े करके देख लूंगा तो मुझको समझ आ जाएगा, फिर आपको समझा दूंगा। ना नोटेशन वाला होगा, टुकड़े करके देखने की जरूरत नहीं होगी, तो मैं 1.5 मिनट शांति से सेंस करने का प्रयास करूंगा, फिर समझा दूंगा आपको। तो जो सवाल आप मेरे पास लेके आओगे, मैं इन्हीं में से कुछ अप्लाई करके आपको उल्टा ज्ञान देने वाला हूं, तो आप ही अप्लाई कर लेना इसको, मेरे पास नहीं आओगे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यहां पे अपन बराबर हो चुके हैं। अभी अपने बीच में डिफरेंस रहेगा तो इन्हीं वजह से रहेगा। मैं अपनी थ्योरी में बिलीफ बहुत ज्यादा करता हूं, मैं इस थ्योरी में बहुत बिलीव करता हूं कि नहीं, कितना ही तगड़ा सवाल आ जाएगा तोड़ तोड़ के कर दूंगा उसको, नोटेशंस के थ्रू कर दूंगा उसको। मुझे इसमें बहुत ज्यादा बिलीफ है, तो इसलिए मुझसे ज्यादा हो जाएगा वो। आपका बिलीफ डगमगा जाएगा, आप टुकड़े तोड़ोगे, नोटेशन के थ्रू लेके जाओगे, आपसे थोड़ा सा नहीं बना, आप सोचोगे हो ही नहीं रहा ऐसे तो। मगर मैं ऐसे सोचूंगा ही नहीं, ऐसे हो नहीं रहा, मैं ऐसे सोचूंगा कि नहीं करना तो ऐसे ही है। तो सोचो ये नोटेशन नहीं तो दूसरे नोटेशन, ये नहीं तो तीसरे नोटेशन, लाओ कैसे लाए जाए। मेरे बिलीफ और आपके बिलीफ में थोड़ा फर्क है बस अभी, अदरवाइज हम जितना जानते हैं बराबर बराबर जानते हैं। बात समझ में आ गई? प्रोबेबिलिटी के जो डीपीपीज हैं वो अवेलेबल प्रोबेबिलिटी के मटेरियल में सबसे ज्यादा सेंसिबल कंटेंट है प्रोबेबिलिटी का। लैंग्वेज सिखाई जा रही है, कॉन्सेप्ट सिखाए जा रहे हैं, ट्वीकिंग ऑफ कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है, गलतियां जहां जहां होती हैं वो केसेस सिखाए जा रहे हैं, हर थ्योरम को अप्लाई करने के संभव प्रकार सिखाए जा रहे हैं आपको, नोटेशंस की भाषा सिखाई जा रही है, सेंस करने की लैंग्वेज सिखाई जा रही है। जितने भी जो डीपीपीज हम कर रहे हैं उनके थ्रू ये सारी बातें सिखाई जा रही हैं। और बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे भी हैं जहां जहां आप स्टक कर रहे हो तो कॉमन सेंस से वहां निकलना सिखाया जा रहा है आपको सवालों के थ्रू, ठीक है। तो हर सवाल एक थ्योरी, एक भाव को सिखाने का प्रयास कर रहा है प्रोबेबिलिटी के, तो इसलिए
इन सवालों को सिर्फ सवाल मान के ना सोल्व करें, सवाल के साथ साथ इस सवाल से मैंने सीखा क्या है ये कंक्लूजन लेकर के उस सवाल को क्लोज करें। मान लो एक डीपीपी 3 का फोर्थ क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ, फोर्थ क्वेश्चन मैंने पढ़ा और उसको सोल्व कर लिया, उसके बाद मैंने अपने आप से पूछा क्या इस सवाल में डाल के सिखाया भाई मेरे को इस सवाल वाले ने, तो पता चला अच्छा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सिखाई है और इस वजह से सिखाई है, ऐसे करके सिखाई है, चलो अच्छा है समझ में आकर टिक कर दिया उसको, फिर 5वें सवाल पे गए अपन। यूं करते 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 अपने को डीपीपीज अपने को कंप्लीट करने हैं। मुझे ऐसा लगता है कि चाहे स्लो 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 कर लो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के सवाल में स्पीड की जरूरत तो है ही नहीं, आपको लिखने तो 4 अक्षर हैं। प्रोबेबिलिटी के सवाल में स्पीड नहीं चाहिए भैया, एक्यूरेसी चाहिए है, उसको क्रैक करना मांगता है अपने को भाई। स्पीड क्या करोगे उसमें, 1/4 प्लस 2/5 अपन 1/4 प्लस 2/5 प्लस 3/6 करने में कितना ही समय लोगे आप, 10 सेकंड ले लोगे, 15 सेकंड ले लोगे, उसमें तो समय लगना ही नहीं। समय कहाँ लगना है, सवाल समझने में, सवाल समझ के क्रैक करने में, कॉन्सेप्ट क्या है वहीं लगना है पीएनसी प्रोबेबिलिटी का सवाल में तो समय। तो इन्हीं पे समय लगाना है, कहीं ऐसा मत करना कि इन पे समय ना लगाओ और कैलकुलेशन पे समय लगाने लग जाओ, गलत डायरेक्शन में नहीं जाना अपने को। जैसे ही पीएनसी प्रोबेबिलिटी का सवाल आए, मैंने तो अपनी आदत बना रखी है, तुमको मैं सवाल सोल्व कर देता हूं, चलो ठीक है ऐसे ऐसे करके कर लो, बट मैं जब फाइनल पेपर में अगर सवाल सोल्व करने के लिए बैठूंगा तो मैं क्या करता हूं, चाहे मुझे सवाल समझ में पहली बार में आ गया चाहे नहीं आया, फिर भी मैं उस पर 1 मिनट में 1 मिनट में पढ़ने में लगाऊंगा। पहले मैंने सवाल पढ़ा, समझ में नहीं आया तो वापस पढ़ा, समझ में आ गया तो भी वापस पढ़ा कि ये जो मैं समझ रहा हूं यही है क्या बात, और फिर मैंने सोचा कि क्रैक कैसे करें, और क्रैक करने के बाद टिक करने वाला होता हूं तो फिर मैंने एक बार मेंटली रिवाइज कर लिया कि ठीक तो है, गलती तो नहीं हो रही, कोई रिपीटेशन तो नहीं हो रही, कोई केस मिस तो नहीं हो रहा, एक्स्ट्रा काउंटिंग तो नहीं हो रही, नहीं हो रही, टिक कर दिया, आगे बढ़ गया। मैं अपना पेपर ऐसे अटेम्प्ट करता था और आज भी ऐसे अटेम्प्ट करता हूं, ये सारी संभावना को लेकर के, मगर इसमें सोचता बहुत क्विक हूं, है ना। आंसर निकालने के बाद भी मैं 2 बातें आज भी हमेशा सोचता हूं, जब मुझे टिक करने वाला होता है तो ओएमआर में फिल करने वाला होता है तो 2 बातें हमेशा सोचता हूं, ज्यादा काउंटिंग तो नहीं हो रही, कोई केस मिस तो नहीं हो रहा। इन 2 बातों में मुझे मेरी गलती हो भी रही होती है तो समझ में आ जाती है, और एक थोड़ देने के बाद नहीं हो रही होती तो सही ही मिलता है। फिर समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूं, ये अप्रोच होती है प्रोबेबिलिटी पीएनसी के सवाल करने की। और मैंने हमेशा ये भी देखा है कि जिसने प्रोबेबिलिटी के ऊपर काम करा है, डीपीपी सॉल्व करे हैं, सारी कहानी को सीखा है, ओवरऑल मैथ्स में इंप्रूवमेंट आती है, ओवरऑल पेपर का जो स्कोर है उसमें इंप्रूवमेंट आती है, सवालों को करने के तजुर्बे में, लहजे में फर्क दिखना चालू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी अपन खत्म करते हैं, सारे कॉन्सेप्ट आपको करवा दिए हैं मैंने।